So I'll just give you the concept of contribution margin first and then we will move on to your problems over here. Contribution margin या contribution format ये क्या है? अब तक जो हमने इनकम स्टेटमेंट पढ़ी है, what did it look like? Do you have any idea? कुछ याद है कि वो किस तरह का होता था, उसमें क्या होता था? जी सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. This would give you gross profit या gross margin, whatever you want to call it, and then you would subtract operating expenses, जिसके अंदर हमने कहा दो किस्म के expenses हैं, general and admin, selling and marketing. This would give you net operating income. ठीक है. फिर इसके बाद taxes, interest and taxes, and that would give you earning after tax or net income. ये हमने अब तक पढ़ा था. अब लेट्स मूव ऑन टू कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट. दिस इज कॉल्ड एज कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट. अब कंट्रीब्यूशन के क्या मतलब हुआ? कंट्रीब्यूट करता है किस चीज को? किस चीज को? कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स सेल्स, टुवर्ड्स एक्सपेंसेस. व्हिच एक्सपेंसेस? लाइक टैक्सेस, variable expenses, administrative expenses, fixed expenses. Fixed expenses. Why fixed expenses? Because they are also expensive. They are also expense. तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले variable expense होगा. Minor expense. Expense relative to the product. Okay, अच्छा. सबके आंसर्स अच्छे थे लेकिन गलत थे. Okay. अब सही आंसर सुने. Pay attention. Contribution format. Contribution format would classify cost in as fixed cost and variable cost. ठीक है. ये फिक्स्ड और वेरिएबल की क्लासिफिकेशन करता है. ये क्लासिफिकेशन नहीं करता कि CGS हमने क्या कहा था, ये CGS वाली जो कॉस्ट है ये कौन सी कॉस्ट होती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, विच इज ओनली, विच इज वेरिएबल ओनली, विच कैन नॉट बी फिक्स्ड. इसके अंदर कोई कॉस्ट फिक्स नहीं होती. कुछ कॉस्ट फिक्स भी हो सकती है. सो इट्स अ मिक्स कॉस्ट. देखिए, वेरिएबल, फिक्स्ड, मिक्स के अंदर सब कुछ मिक्स है. ओके, आगे चलें जी. लेकिन ये है क्या? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है? पीरियड कॉस्ट. पहले जरा ये कॉन्सेप्ट जरा क्लियर करें कि ये पीरियड कॉस्ट और ये प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या फर्क है. व्हाट इज पीरियड कॉस्ट? हाँ, तो आपने तो कहा कि ये CGS पीरियड कॉस्ट है. हाउ इज इट पीरियड कॉस्ट? दिस इज पीरियड कॉस्ट. दिस इज पीरियड कॉस्ट. ये पीरियड कॉस्ट है. तो फिर ये ऊपर क्या है? प्रोडक्ट कॉस्ट. ओके, सो दिस इज पीरियड कॉस्ट, दिस इज प्रोडक्ट कॉस्ट. और प्रोडक्ट कॉस्ट का एक और नाम क्या था? मैन्युफैक्चरिंग. So this is basically manufacturing expense and these are non-manufacturing. But when we talk about contribution format, it does not keep this distinction in mind. वो कह रहा है fixed, variable. बस इस तरह क्लासिफाई करना है. ये नहीं देखना मैन्युफैक्चरिंग कौन सी है, ये नहीं देखना सेलिंग कौन सी है, ये नहीं देखना मार्केटिंग कौन सी है, पीरियड कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है. आपने सिर्फ फिक्स्ड और वेरिएबल को अलग अलग करना है. तो फिर इसका फॉर्मेट क्या है? स्टार्ट फ्रॉम सेल्स एंड देन यू सबट्रैक्ट वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम इट फर्स्ट. पहले वेरिएबल कॉस्ट देखें. अगर एक चीज है वो मैं बनाता हूं या मैं खरीदता हूं कहीं से, मर्चेंडाइजर, इफ आई एम अ मर्चेंडाइजर, इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरर. So when I sell it, I get some sales revenue. ठीक है. अब इस सेल्स रेवेन्यू से मैं सबट्रैक्ट करता हूं फर्स्ट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ इट, यानी जो कॉस्ट चेंज होगी विद द चेंज इन एक्टिविटी. एक्टिविटी इज द वर्ड. ओके, विद द चेंज इन एक्टिविटी. इसका मतलब यह है कि सेल्स ज्यादा होगी तो ये कॉस्ट भी ज्यादा होगी, सेल्स कम होगी तो ये कॉस्ट भी कम होगी. तो पहले तो ये देखें ना कि अगर 10 रुपए का मार्कर है और आप इसको 20 रुपए का बेच रहे हैं, तो इसमें से सबसे पहले वो 10 रुपए की इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है, फर्स्ट सबट्रैक्ट दैट. क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमने कहा था कि इवन इफ यू डू नॉट सेल एनीथिंग, जीरो, सेल जीरो, फिक्स कॉस्ट वुड रिमेन सेम. एक्टिविटी आप पे अटेंशन, एक्टिविटी आप खत्म भी कर दें, फिक्स कॉस्ट वुड रिमेन देयर रेलेवेंट रेंज के अंदर. रेलेवेंट रेंज का कॉन्सेप्ट अब तक डिस्कस नहीं किया, करेंगे. ओके, सो इट वुड रिमेन देयर. सो दैट मींस
first you need to subtract variable cost. This will give you something called as contribution margin. ये अब contribution margin आपको देता है. अब इस contribution margin के अंदर क्या है या इसका मतलब क्या है कि this margin, ये भी एक किस्म का मार्जिन है, इसको आप ग्रॉस मार्जिन भी बोल सकते हैं, ठीक है. ओके, सो दिस कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स वेरिएबल कॉस्ट. गया, अब क्या रह गया? फिक्स कॉस्ट. दिस इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स योर फिक्स कॉस्ट, एंड इफ एनीथिंग इज लेफ्ट आउट ऑफ दिस कंट्रीब्यूशन मार्जिन, लेट्स से ये 100 है और ये 80 है, तो 20 रुपए और बच गए. दिस वुड बी योर नेट इनकम. तो इसका मतलब यह है कि कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट आपको फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट की क्लासिफिकेशन करने को कहेगा, क्योंकि फर्स्ट यू नीड टू सबट्रैक्ट योर वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम इट, फ्रॉम सेल्स. दिस वुड गिव यू कंट्रीब्यूशन मार्जिन, एंड दिस कंट्रीब्यूशन मार्जिन और इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स योर फिक्स कॉस्ट. वंस इट कवर्स योर फिक्स कॉस्ट, जब उसको कवर कर देगा, सो द रिमेनिंग वुड बी योर प्रॉफिट. रिमेनिंग इज प्रॉफिट 20. ठीक है, गॉट द आइडिया. सो दिस इज योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन और कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट इन सिंपल वर्ड्स. इसको बाद में डिटेल में हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह कुछ देर बाद. ये मसला तो हल हो गया. अब इसके बाद हमने क्या करना था? नाउ वी नीड टू मूव टुवर्ड्स योर प्रॉब्लम्स, and let's talk about your problems one by one. So the first one is 1-6. Okay, so exercise 1-6, 4, 5, 6 ट्रेडिशनल एंड कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट. तो ये अब तक आपने नहीं की थी, इस वजह से आप नहीं कर सकते थे. अभी आपने ये पढ़ लिया है, अब आप ये कर सकते हैं. सो नाउ अटेम्प्ट इट टुनाइट एंड देन टेल मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम टुमारो. ठीक है, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा था. आई थॉट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन आपने नहीं पढ़ा था. तो चलें, इसको आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या है. रिमेंबर, आपको जरा थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम सेल्स. दिस इज व्हाट वी सेड. व्हाट आर सेल्स ओवर हियर? What are the sales? Number of units sold. Number of units sold 20,000. Yes. Multiply Selling price per unit is 30. So 20,000 into 30, 60,000. No, 6 lakhs. 600,000. So this is your sales. Sales की फिगर आ गई. Okay. Move on. Variable selling expenses per unit. $4 multiplied by 20,000. Per unit. एक यूनिट का. और कितने यूनिट्स आपने बेचे? 20,000. Okay. Variable administrative expense per unit 20,000. Fixed selling expense, fixed admin. Okay. Beginning merchandise inventory and ending merchandise inventory. Beginning, ending, and then merchandise purchases. अब वो याद है हम क्या करते थे? Opening plus purchases minus closing would give you cost of goods. Available for sales. CAGS. Cost of goods sold. अजीम भूल रहे हैं आप, दोबारा गौर से सुने, दोबारा गौर से. ओपनिंग प्लस परचेजेस would give you cost of good available for sale, and when you subtract closing from it, this would give you cost of goods sold. Okay. जब CGS आपके पास आ जाए तो CGS को आप, अगर if you are making a traditional income statement, so you will need the figure for that. If you are making a contribution format income statement, would you need this figure of CGS? नहीं. What will we be needing? जो कि यहाँ पे given है. बस ठीक है. फिक्स को फिक्स की जगह पे लेके, वेरिएबल को वेरिएबल की जगह पे लेके, एंड यू आर डन. ठीक. इन दी एंड द नेट ऑपरेटिंग इनकम शुड बी सेम आना चाहिए, क्योंकि वही एक्सपेंसेस हैं. यहां पर आप इसको प्रोडक्ट वाले ऊपर कर रहे हैं और पीरियड वाले नीचे कर रहे हैं. यहां पर आप कह रहे हैं कि नहीं, प्रोडक्ट पीरियड में नहीं देख रहा, मैं वेरिएबल को इधर, फिक्स को इधर. बस ठीक है, एज यू विश. ठीक. दिस इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग and this is used for external reporting. So this is in compliance with GAAP principles, and this is not in compliance with GAAP principles. This is what we use in managerial accounting, management accounting. One by one. कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे निकालेंगे? कर दूं सॉल्व इसको जल्दी से? बाय द वे ये बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन चूंकि फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं इस वजह से आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ. इसको हटा दें आपसे. ओके. सो दिस इज 600,000 सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. जी, वेरिएबल कॉस्ट कहाँ पर है? Third or fourth.
4 into 20,000, 2 into 20. Sir, cost of goods sold variable cost में आएगा. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी वेरिएबल कॉस्ट में आएगा. Yes, sir. 4 number है, sir. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी वेरिएबल कॉस्ट में आएगा. Cost of goods sold variable expense, administrative expense और selling expense. ओके, लेट्स टॉक अबाउट सीजीएस. लेट्स टॉक अबाउट सीजीएस. सीजीएस के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं? आपको क्या कहा था? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कंसिस्ट ऑफ Manufacturing factory overhead. Sir, good overhead. Manufacturing cost and कॉस्ट. Marketing cost. Product. गो टू योर सीजीएस स्टेटमेंट. आपको पढ़ा चुका हूं, 2 दिन पढ़ा चुका हूं. Direct material, direct labor, and manufacturing overhead. एग्जैक्टली. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड, ये तीनों मिलकर सीजीएस को बनाती हैं. किसी भी प्रोडक्ट के अंदर 3 कॉस्ट होती हैं: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. ये बात आपको बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ. एग्जाम तक अगर बार बार बताना भी पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एग्जाम में अगर आपको भूल गया, यू आर गॉन. ठीक है? ओके. सो सीजीएस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड. डायरेक्ट मटेरियल इज अ फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट. एक्टिविटी अगर मैं ज्यादा करूं तो मटेरियल का यूज ज्यादा हो जाएगा. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. यस, ठीक. वेरिएबल. डायरेक्ट लेबर, अगर एक्टिविटी ज्यादा करूं तो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, अगर मैं एक्टिविटी ज्यादा करूं तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ज्यादा हो जाता है. अब जरा यहां पर सुन लें कि यस, इट इज वेरिएबल मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट इट इज एक्चुअली अ मिक्स्ड कॉस्ट. ये मिक्स्ड है असल में. इसके अंदर कुछ पोर्शंस होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं, लेकिन ओवर हियर डू यू फाइंड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन विच वुड टेल यू इट्स अ मिक्स कॉस्ट. और इसको अलग अलग कैसे करूंगा? मिक्स है ना, तो मिक्स को अलग अलग करना होगा ना. फिक्स को अलग, वेरिएबल को अलग, वो भी हम सीख लेंगे बाद में, डोंट वरी. लेकिन इस वक्त तक हैव यू लर्न दिस? हैव यू लर्न हाउ टू सेपरेट फिक्स फ्रॉम वेरिएबल इन अ मिक्स कॉस्ट? यू हैव नॉट. डज द information in the question tell you or give you some indication that manufacturing overhead is a mixed cost? No. तो बस ठीक है, सही है. Keep it as variable. So that means CGS is all variable. So CGS की कैलकुलेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए? ओपनिंग which is 24,000 plus purchases 180,000 equals 204,000. Then out of 204,000 you need to subtract closing, which is 44,000, and this would give you 204 minus 44, 60, 160,000. This is your CGS. अब यहाँ पर आ जाए जी. So now your variable cost actually includes CGS of 160,000, okay, and then variable cost of selling, which is how much? 80,000, okay, 80,000, and once again a variable cost of admin, which is 40,000. So that means your total variable cost is how much? Your total variable cost 160 plus 40, 2 plus 80, 280. So 280,000 is your variable cost, total variable cost. So that means your contribution margin is how much? 600 minus 280 equals 320,000. Now this 320,000 is available with me to cover my fixed cost, and then if anything is remaining, that would be my net income. Okay, so now fixed cost, let's talk about fixed cost. 40 plus 30, that's it, और कोई नहीं है. So two fixed costs, variable 40 plus variable 30, so that makes a total of 70. That means net operating income of 250,000. Let's make the traditional one. इसको भी चेक कर लेते हैं जल्दी से. Sales are how much? 600,000. Okay, 600,000 की sales. CGS की कैलकुलेशन मैं वहां पे कर चुका हूं. Don't do it again. Don't waste time. जी, amount 160. Yes. Okay, 160,000. So that means gross profit is
440,000 operating expenses, general and admin, selling and marketing. Okay ji. So you have variable selling expense of 40,000. 80,000. Yes, sir. Okay, and then you have a fixed selling expense of 40,000. So 80 plus 40 is selling. 80 plus 40 is selling. That means selling expenses of 120,000. सही है? 80 plus 40 120. Now let's talk about general and admin. Admin expenses variable कितने हैं? 40,000. Variable is 40,000 and fixed is 30,000. Fixed is total fixed 30,000. fixed admin 30. 40 plus 30 equals 70. 70. Okay, so 440 minus 70 minus 120. 250. 2 50,000. same. Yes, sir. Done. Sir. Asan. Insurance expense. Okay. Class, if you are not interested in this course management accounting or whatever I'm doing over here, the door is open. You can simply walk out of the class. Please do not disturb others. If I see anybody talking while I'm giving you a lecture or while I'm trying to attempt a question, I would simply ask you to leave the room. और अगर शायद मुझे थोड़ा ज़्यादा गुस्सा हो तो थोड़ा सा शायद ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाऊँ आपके साथ, ठीक है? So it's open for you. If you do not like it, kindly leave. Do not disturb us. Okay, clear so far? Clear so far? जी फाइन. इंश्योरेंस एक्सपेंस और डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास जितने भी एक्सपेंस हो, जो भी हो, उसको उसके रिस्पेक्टिव जगह पर लिख दें. Like इंश्योरेंस और डिप्रिसिएशन एक्सपेंस insurance or depreciation. Insurance of what? Depreciation of what? सर वो नहीं बताएंगे सिर्फ टेबल में दिया हुआ है सिर्फ टेबल में दिया है. मुझे तो यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा है. सर ये 1.5 है प्रॉब्लम 1.5 किधर? 1.25 1.25. प्रॉब्लम प्रॉब्लम 1.25. लेट्स गो टू प्रॉब्लम 1.25. फही मैं सोच रहा था कि हम स्टेप बाय स्टेप जाएं, लेकिन चलें आपने हमें एक जगह पर आपने हमें डायरेक्ट 1.25 पे जंप करा दिया. सो नो प्रॉब्लम, लेट्स जंप टू 1.25 एंड फाइंड आउट व्हाट इज इट. फिर हमने ये वाला है ओके 1.25. ये जो अभी हमने किया है इसको हटा दूं क्या? इसको आप ये जो है लिख लें. क्यों? ये पिक्चर ले लें. सर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, फिर हमारा दिमाग में कुछ नहीं सर 120 जा रहे हैं. एक मिनट. दो पॉइंट्स हैं सर वो समझे. अच्छा सही है, ये क्लियर है. मैं आगे जाऊं, मैं इसको रब करूंगा, ठीक है? आई विल नीड टू रब दिस. ओके, सो लेट्स मूव क्लास. मूव. ओके, लेट्स मूव. एंड 125 में once again we need to make two different types of income statements. So what I would do कि आसानी के लिए मैं इसको हटा दूंगा ताकि मैं इसी के ऊपर दोबारा लिख सकूं, ठीक है? ओके, दैट्स एन इजी थिंग आई डू. ओके जी अजीम, व्हाट्स रॉन्ग? Sunday is a very dangerous fish. अजीम, आप इतने बड़े हैं, वो इतनी छोटी है, और फिर भी आप डर रहे हैं, ठीक है? ओके, लेट्स मूव क्लास. मूव. Okay, so now Milton Company is a merchandiser that plans to sell 12,000 units during the next quarter at a selling price of 100 per unit. So 12,000 unit, 100 per unit. When you multiply it, you will get which is your sell 12,000 units. Selling price is 100. So this is your सेल्स, ठीक है? ओके, अमाउंट कितनी बनी? 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100, सो दैट वुड बी 1200,000. तुम बोले ना यार 1,200,000, ठीक? 1,200,000. ये तो दोनों का सेम होता है ना, सेल्स. ओके, लेट्स मूव ऑन. आगे चलें. द कंपनी ऑल्सो गैदर्ड द फॉलोइंग एस्टिमेट्स फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर. सो दिस इज फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर. नाउ दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज द प्रीवियस वन. लेकिन आपसे कहा था ना कि प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस थोड़े अच्छे होते हैं, उनको किया करें. एक्सरसाइज वालों को अगर आप इवन इफ यू लीव तो शायद इतना डैमेज ना हो. माय एडवाइस वंस अगेन, एज मच एज पॉसिबल, जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं, इट्स फॉर योर प्रैक्टिस, आपके लिए अच्छा है, ठीक है? यू वुड बी एक्सपोज टू मेनी डिफरेंट आइडियाज और उतना आपका दिमाग ज़्यादा अच्छा काम करेगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. CGS 35 पर यूनिट सोल्ड, तो इसने डायरेक्टली कह दिया
35 पर यूनिट सोल्ड। और आपने कितने यूनिट सेल किए? 12,000। सो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 35, 420,000. So this 420,000 is your cost of goods sold. Okay, so now let's move on. 420,000 is your cost of goods sold. Now what will be your gross profit? Simply calculate कर सकते हैं आप. So 1,200,000 minus 420,000, 780,000. यहाँ तक तो हो गया. आगे चलें जी. Advertising expenses 210,000 per quarter, and this is per quarter or what? During the next quarter. ठीक है, सो दिस इज पर क्वार्टर. तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी डेटा है ये सारा का सारा पर क्वार्टर है, एंड वी आर फाइन विद पर क्वार्टर फिगर्स. आगे चलें जी. 210,000 पर क्वार्टर, ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है. एडवर्टाइजिंग इज पार्ट ऑफ व्हाट? सेलिंग. सो जस्ट राइट इट ओवर हियर. एडवर्टाइजिंग 210,000. ओके, आगे चलें. सेल्स कमीशन 6% ऑफ सेल्स. Sales commission is what expense? Which expense? Sales. Okay. So commissions 6% of sales. Sales कितनी है? 1,200,000. इसका 6%. 72,000. 72,000. ये भी हो गया आसान. देखिए अगर जहां पे आपको मसला आ रहा है मुझे उसी वक्त रोकें. ठीक. ओके. लेट्स मूव ऑन. शिपिंग एक्सपेंस 28,000 पर क्वार्टर प्लस 9.10 पर यूनिट सोल्ड. तो इसका मतलब ये है कि शिपिंग एक्सपेंस, अब इसका नेचर जरा मुझे बताएं. ऑल्दो इट्स नॉट आस्किंग इन द क्वेश्चन, इसका नेचर क्या है शिपिंग एक्सपेंस का? ये वेरिएबल है सर, जितना ज्यादा शिपिंग एक्सपेंस. अच्छा ये है, ये वेरिएबल मिक्स का मतलब होता है जहां पे दोनों चीजें जिसके अंदर आ रही हों. फिक्स्ड एक पोर्शन वेरिएबल. Now your shipping expense is a mixed cost because it has a fixed component and the other component is variable. एक्टिविटी चेंज होगी, यूनिट सोल्ड, तो ये चेंज होगा. ये फिगर, टोटल फिगर, और ये वाला फिगर इज फिक्स्ड. चाहे आप एक्टिविटी जीरो कर दें, चाहे आप 100,000 200,000 जो भी कर दें, इट वुड रिमेन सेम. ओके, सो नाउ सर ये रिमेन सेम कैसे होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा. अगर आप एक कंटेनर में एक सामान लोड करते हैं तो उसमें तो कम आएगा ना. कंटेनर के सामान शिपिंग कभी किया होगा तो समझ आएगा. do not fight. Okay, ऐसी बात है ना. kindly do not argue with each other. If you want to ask, you can ask me directly. You do not argue with each other. ओके, शिपिंग एक्सपेंस कैसे फिक्स्ड है? शिपिंग एक्सपेंस मैंने शिप करना है, ठीक, शिप करना है. पहले एक बात दिमाग में रख लें कि शिपिंग एक्सपेंस जरूरी नहीं है कि शिप के ऊपर हो. शिपिंग एक्सपेंस ओनली मीन्स दैट यू नीड टू ट्रांसफर वन थिंग फ्रॉम प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, सो इट कैन बी एनीथिंग, शिप, कार, ट्रक, रिक्शा, व्हाटएवर, बाइक, व्हाटएवर. अच्छा, एक चीज. सेकेंड, हाउ कैन शिपिंग एक्सपेंस बी फिक्स्ड? अब दिमाग ये मानता है कि शिपिंग एक्सपेंस नीड्स टू बी वेरिएबल. व्हाई इट नीड्स टू बी वेरिएबल? क्योंकि आपने कुछ डिस्टेंस कवर करना है, तो जितना शिपिंग ज्यादा होगी उतना ज्यादा होगा डिस्टेंस, पेट्रोल ज्यादा लगेगा, ब्ला 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 व्हाटएवर. अच्छा, एक चीज. या नंबर ऑफ यूनिट्स, अगर नंबर ऑफ यूनिट्स कम है तो शायद मोटरसाइकिल, अगर ज़्यादा हो तो शायद सुजुकी, अगर उससे भी ज़्यादा हो तो ट्रक, उससे भी ज़्यादा हो तो पूरा कंटेनर, बड़ा ट्रक, ब्ला ब्ला ब्ला. ओके, इसमें क्या फिक्स कोई कॉस्ट नहीं हो सकती? फॉर एग्जांपल मैंने एक ड्राइवर रखा हुआ है और उस ड्राइवर से मैं कहता हूँ कि 50,000 आपकी तनख्वाह फिक्स, चाहे काम हो या ना हो, चाहे डिलीवरीज हो या ना हो. अब मेरी किसी भी डिलीवरी प्रोडक्ट को डिलीवर या शिप करने की कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ माई ड्राइवर विच इज फिक्स्ड एंड द कॉस्ट ऑफ अदर एक्सपेंसेस विच आर वेरिएबल. क्योंकि जितनी ज़्यादा गाड़ी चलेगी उतना ज़्यादा एक्सपेंस होगा. मतलब पेट्रोल का होगा, टायर्स लगेंगे, इंजन लगेगा, जो भी एक्सपेंस है, वेयर एंड टेयर ज़्यादा है. ठीक है. डिप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ माई कार्स, ट्रक्स, मोटर बाइक्स फिक्स्ड. डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन फिक्स. अच्छा, इसको भी छोड़ दें, एक और एक्सपेंस देते हैं. आई हैव अ मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, उसकी सैलरी फिक्स. ठीक है. मिक्स, उसको मैं कहता हूं सैलरी फिक्स,
लेकिन जितना ज़्यादा काम करोगे उतने ज़्यादा अलग पैसे भी दूंगा, जितने यूनिट्स, तो मिक्स हो गया. सो दिस इज द केस. सो शिपिंग एक्सपेंस ओवर हियर इज अ मिक्स कॉस्ट. वॉट यू नीड टू डू इज डू नॉट कन्फाइन थिंग्स राइट नाउ, क्योंकि आप हर क्वेश्चन में एक नई सिचुएशन पढ़ेंगे. कहीं पे आप पढ़ेंगे शिपिंग एक्सपेंस फिक्स है, वो क्वेश्चन आपको बता रहा होगा कि इट इज अ फिक्स्ड एक्सपेंस ऑफ 30,000, दैट्स इट, फुल स्टॉप. वो इसमें आपको वेरिएबल कॉस्ट का कोई कंपोनेंट नहीं देगा. लेकिन अगर कहीं पर वो आपको फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों दे रहा है, सो दैट मींस इट्स अ मिक्स कॉस्ट. ठीक है. और कहीं पर अगर वो आपको फिक्स्ड कंपोनेंट कोई नहीं दे रहा, लेकिन वो आपसे कह रहा है कि इसकी कॉस्ट कुछ है विच इज dependent on the number of units sold, so that would be a variable cost only. Got the idea? Yes. Okay. So let's come back to the question. Shipping expense 28,000 per quarter plus 9.10 per unit sold. How many units you sold? 12,000. 12,000. So 12,000 multiplied by 9.1 1372 is 0. plus 28,000. Yes, sir. Shipping is selling and marketing. तो इसमें एक 28,000 और एक shipping, और एक shipping is 9.10 multiply by number of units sold which are 12,000. I'm sorry I have to write it like this. I thought कि उसी के अंदर आ जाएगा, लेकिन डेटा थोड़ा ज़्यादा होगा. No. Okay. 109,200. ये भी हो गया. आगे चलें. Admin salaries 145,000 per quarter. Fixed 145. Fixed 145 पे admin के साथ 145 salaries. Okay. Insurance expense 9,000 per quarter. Fine. When it says 9,000 per quarter, what does that tell you? It is fixed or variable? Fixed. बस ठीक है. देखिए क्वेश्चन आपको कह रहा है something is fixed, you take it as fixed. If question is saying it is variable, you take it as variable. अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये फिक्स है. इंश्योरेंस का एक्सपेंस नॉर्मली फिक्स्ड होगा, लेकिन अगर आपने अपने स्टॉक को इंश्योर किया हुआ है, इंश्योर्ड, एंड योर स्टॉक कीप्स ऑन चेंजिंग, तो शायद, लेकिन वंस अगेन फिर तो प्रॉब्लम है ना. फिर आप इंश्योरेंस के एक्सपेंस किस तरह कॉस्ट निकालेंगे, तो वो भी इस तरह नहीं होता. वंस अगेन इट इज ऑल्सो फिक्स्ड. ठीक है. तो फिलहाल तक इंश्योरेंस इज अ फिक्स्ड एक्सपेंस, क्योंकि उसका प्रीमियम इज अ फिक्स्ड कॉस्ट विच यू नीड टू पे. ठीक है. तो फिलहाल तक फिक्स्ड है. अगर आगे कोई और चीज आई इसमें तो मैं आपको समझा दूंगा. अच्छा. इंश्योरेंस एक्सपेंस 9,000 पर क्वार्टर, एंड डज इट से इट इज एडमिन और सेलिंग? नहीं बता रहा तो बस ठीक है. अगर नहीं बता रहा तो आप कुछ भी इसको ट्रीट कर दें. ठीक है. नहीं पता चल रहा आपको, सो लेट्स से इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव. हमारे पास सेलिंग एंड मार्केटिंग में जगह वैसी भी नहीं है, तो यहाँ पे लिख दें. ठीक है. ओके. इसमें फर्क क्या है? तो इसमें तो नहीं कुछ फिक्स का है, नहीं वेरिएबल का. इस स्टेटमेंट में पर क्वार्टर है तो फिक्स है. स्टेटमेंट में हम अलग-अलग क्यों लिख रहे हैं? मतलब अगर मैं तो अलग अलग नहीं लिख रहा, मैं तो सब एक लिस्ट बना रहा हूँ. सिर्फ सीजीएस को ऊपर कर दिया है, जनरल एंड एडमिन को यहाँ पे कर रहा हूँ, और सेलिंग एंड मार्केटिंग को नीचे कर रहा हूँ. बस दैट्स इट. उसकी भी जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट उसने मुझे नहीं कहा कि अलग अलग करके दो. ट्रेडिशनल में बस ऑपरेटिंग एक्सपेंस के साथ सारे ऐड करके कुछ है. हाँ लिख दें. ठीक है. ओके. सो इंश्योरेंस इज 9,000 पर क्वार्टर. इंश्योरेंस 9,000 पर क्वार्टर. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 76,000 पर क्वार्टर. वंस अगेन दिस इज फिक्स्ड. डेप्रिसिएशन 76,000. सो व्हाट आर योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? टोटल करें. 145 प्लस 9 प्लस 76 प्लस 210 प्लस 72 प्लस 28 प्लस 109,200. जी. 72 के बाद क्या लिखे? 72 के बाद 28,000 एंड देन फाइनली 109,200. जी क्लास. ये 6,49,200. 6,49,200, and when you add them up, sorry, add nahi, subtract 780,000 minus 649,200, it will give you your net operating income. 130,800 is your net operating income. Now let's come towards this side, contribution format, variable cost. अब ये सारी cost आपके सामने पड़ी हुई है CGS के अलावा. CGS we already know is a variable cost. ठीक. 35 per unit sold. So over here
what I did was I made a calculation of 35 multiply by 12,000. सेम कैलकुलेशन यहाँ पे करके इसको वेरिएबल कॉस्ट के अंदर लिख दें, विच इज 420,000. सो दिस 420,000 इज CGS विच इज ऑल वेरिएबल, सब वेरिएबल है, इसमें फिक्स कोई पोर्शन नहीं था. ओके, मूव ऑन. अगली कॉस्ट आई टॉक्ड अबाउट ये 145,000 की. 145 फिक्स्ड है, यहाँ पे लिख दें फिक्स्ड, ये लीजिए 145,000. उसके बाद अगली कॉस्ट 9,000 पर क्वार्टर फिक्स्ड, इंश्योरेंस 9,000 पर क्वार्टर फिक्स्ड. उसके बाद अगली कॉस्ट 76,000 फिक्स्ड, सो डेप्रिसिएशन 76,000 फिक्स्ड. उसके बाद अगली कॉस्ट 72,000 विच वॉज ये यूनिट सोल्ड की पर यूनिट कमीशन, एक मिनट में 6% ऑफ सेल्स. सो इट इज अ फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट. Fixed cost. वेरिएबल कॉस्ट है क्योंकि जितना ज्यादा सेल करें वेरिएबल है ना, परसेंट ऑफ सेल्स है, तो सेल्स चेंज होगा तो ये चेंज होगा, तो परसेंटेज तो हमेशा सेम रहेगी. हमने क्या कहा था, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स सेम. ठीक है, ओके ओके जी. सो वेरिएबल कॉस्ट, अनदर वेरिएबल कॉस्ट इज कमीशंस विच इज 72,000. अच्छा, इसके बाद 28,000 शिपिंग. अब इसमें देखिए दो हैं, अब यहां पर 28 को आप यहां पर लिख देंगे, ठीक है, और इसका जो अगला पोर्शन है 109,200 इसको आप वेरिएबल में लिख देंगे. गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया क्लास? ये यहां पर ये काम आपको करके उसने थोड़ा सा कंफ्यूज या आपको थोड़ा सा वो कर दिया. ओके, सो ऐड देम अप. वेरिएबल कॉस्ट टोटल 420,000 plus 72,000 plus 109,200. ये 6,01,200 6,01,200. मुझे फोन नंबर्स नहीं देने, मुझे फिगर्स देने हैं. 6,01,200. ओके, यू सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम योर सेल्स, यू गेट योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन विच इज contribution margin 800. Now you need to add your fixed costs. Your fixed costs are 145,000 plus 9,000 plus 76,000 plus 28,000, 2,30,000. So that means your net operating income is how much? के बाद कुछ और नहीं 76,000 के बाद 28,000. आपको तो मैंने कहा है 28,000. 258,000. Don't do it, please. 258,000. So this will give you 598,800 minus 258,000. 3,48,000. Oh, so 3,40,800. एडवर्टाइजिंग हमने छोड़ दी है. 210,000 की ये फिगर नहीं लिखी, श्योर नहीं लिखी. ओके, 76 के बाद नेक्स्ट फिगर वॉज 210,000 जो हमने नहीं लिखी. 210,000. ओके, 210,000. एडवर्टाइजिंग का 210,000 क्या था, फिक्स्ड और वेरिएबल? पर क्वार्टर फिक्स था. ओके, फिक्स्ड यहाँ पे आ गया एडवर्टाइजिंग. ओके, 38,800. और फिक्स कॉस्ट का टोटल कितना आएगा? टोटल फिक्स कॉस्ट 210,000 प्लस 145,000 प्लस 9,000 प्लस 76,000 प्लस 28,000, 4,68,000. राइट इन फ्रंट ऑफ यू क्लास. कोई मसला है तो मुझसे पूछ सकते हैं. सर ब्रेक लेते हैं ये सारा फहीम का काम है. रुक जाए. मुझे तो कहीं नजर नहीं आया आपको. ओके, अच्छा देखें. नाउ रियलाइज दिस क्लास. मुझे नहीं नजर आया, कंफ्यूजन आपको है, तो इसलिए कह रहा हूं आपको जो कंफ्यूजन है उसको सॉल्व करें. ठीक, मुझे कंफ्यूजन नहीं लगेगा, आपको लगेगा. यू नीड टू क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट्स.
Pause. Okay. Pause and pay attention. So let's start now. Now we are done with 25. We are done with 9. 6. Have we done 9? No. So let's go to 9. Exercise 1-9. Exercise 1-9. So 7, 8, 9. Fixed variable and mixed cost. Answer all questions independently and required. Okay. Refer to the data given in exercise 1-7. So you need to look at. Pay attention. You need to look at the data in exercise 1-7. देखिए मैं आपको एक बार समझा चुका हूं, इसके बार मैं नहीं समझाऊंगा। इसके बार मैं स्ट्रेट अवे आपको कहूंगा कि काइंडली लीव द रूम। ठीक, मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा, आपको भी नहीं अच्छा लगेगा व्हेन यू आर किक्ड आउट ऑफ द क्लास। सो प्लीज़ आपकी अपनी इज्जत आपके हाथ में है, उसको ख़राब मत कीजिए। सो 1-7 से हमने डेटा उठाना है और फिर हम लोगों ने 1-9 करना है। दिस इज द डेटा फ्रॉम 1-7। इट सेज Cuban कंपनीज रेलेवेंट रेंज ऑफ प्रोडक्शन इज 18,000 to 22,000 यूनिट्स। रेलेवेंट रेंज, अब ये कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ, इससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ था, अभी आपको रेलेवेंट रेंज का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ये हम फॉर्मली आगे दोबारा भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ताकि सो दैट यू नो, यू हैव दिस इन योर माइंड व्हाट इज अ रेलेवेंट रेंज। ये मेरा प्रोडक्शन, हम कह रहे थे ना हम प्रोडक्शन कर रहे थे, ये हमारा प्रोडक्शन एरिया था, ठीक है, याद है सबको? ये हमारी फैक्ट्री थी, ये साथ में मेरा स्टोर था। किस चीज़ का स्टोर था? रॉ मटेरियल का। और जब यहाँ पे रॉ मटेरियल यहाँ पे लेकर आता हूँ, आई प्रोड्यूस ओवर हियर, जो कंप्लीट हो जाए उसको शिफ्ट करके फिनिश गुड्स वेयर हाउस, यानी वो फिनिश गुड्स का वेयर हाउस है। ओके, इन तीन जगहों के मैं पैसे देता हूँ, रेंट देता हूँ 100,000 टू IIM Sciences। Okay, 100,000 per month to IIM Sciences is my rent, and I am producing 50,000 units। 50,000 यूनिट्स बनाता हूँ। ईद नज़दीक आ रही है और मैं बनाता हूँ, हाँ, सप्लाई। अब एकदम डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सो आई नीड टू प्रोड्यूस मोर, ओके। सो लेट्स इंक्रीज प्रोडक्शन इंक्रीज करता हूँ, उसके लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा। अब मेरे पास तो एक रूम है, उसके अंदर तो रॉ मटेरियल ज़्यादा नहीं हो सकता, मैं आराम से 50,000 सप्लाई बना सकता हूँ पेयर, लेकिन अब डिमांड से मुझे लग रहा है कि इट विल मूव टू 100,000। डबल करना पड़ेगा, तो सब कुछ डबल करना पड़ेगा। ये पहले एक रूम में प्रोडक्शन करता था, अब 2 रूम्स चाहिए होंगे, ठीक है। पहले एक रूम में स्टोर करता था रॉ मटेरियल को, अब 2 रूम्स चाहिए। पहले एक रूम में स्टोर करता था फिनिश गुड्स को, अब 2 रूम्स चाहिए। अगर मैं प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स करूं, सो माई रेंट इज हाउ मच? 100,000 रेंट है ना फॉर 10,000 यूनिट्स। अप टू 50,000 मैं यहां पे कर सकता हूं। सो दिस इज एक्चुअली अ फिक्स कॉस्ट। रेंट इज अ फिक्स कॉस्ट। रेंट इज नॉर्मली अ फिक्स कॉस्ट। नॉर्मली फिक्स कॉस्ट होता है। 10,000 यूनिट्स करूं, फिक्स रहेगा। 20,000 पे चला जाऊं यूनिट्स पे, रेंट वुड बी द सेम। सेम होगा ना, वो मुझे तो नहीं कहेगा रेंट ज्यादा करो, मैं कहूंगा क्यों, मैंने और कुछ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया। ओके, 30,000 फिक्स्ड, 40,000 फिक्स्ड, 50,000 फिक्स्ड। नाउ आई मूव टू 60,000 प्रोडक्शन, 60,000 यूनिट्स। अब अगर 60,000 करूंगा तो कैन आई प्रोड्यूस इन द सेम रूम? नहीं, मुझे एक और रूम चाहिए, तो फिर रेंट मुझे ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं उसे कहूंगा 60,000 के लिए मुझे एक रूम उधर भी एक्स्ट्रा चाहिए, एक रूम प्रोडक्शन के लिए भी एक्स्ट्रा चाहिए, एक रूम फिनिश गुड्स के लिए भी एक्स्ट्रा चाहिए। 3 रूम्स के मैं 1 लाख दे रहा था, तो 6 रूम्स के कितने दूंगा? सो नाउ माई रेंट वुड इंक्रीज फ्रॉम 100,000 टू 200,000, क्योंकि मैं 60 पे चला गया हूं। 60 से आई मूव टू 70, would my rent remain same 200,000? Yes, same 80, same 90, same 100,000, same. लेकिन 100 से ऊपर जाऊंगा, so once again I will have to rent 3 more rooms. This is called as, although it's a fixed cost, rent is a fixed cost. इस situation में भी it's a fixed cost, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं step fixed cost, ठीक है, क्योंकि ये steps में ज्यादा होता है। पहले ये 100,000 था, प्रोडक्शन ज्यादा की, एकदम ग्रेजुअल इंक्रीज, सॉरी सडन इंक्रीज,
जंप टू 200,000 फिक्स्ड, फिर फिक्स्ड, इसको बोलते हैं स्टेप। स्टेप बन गया ना, स्टेप फिक्स कॉस्ट। अब रेलेवेंट रेंज क्या है? दिस इज रेलेवेंट रेंज, ये इसका मतलब रेलेवेंट रेंज है 0 to 50,000 रेलेवेंट रेंज, ये रेलेवेंट रेंज है। 0 यूनिट्स भी प्रोड्यूस करूं तो मुझे रेंट देना पड़ेगा 1 लाख, 10,000 भी करूं 1 लाख, 20,000 1 लाख, 30,000 1 लाख, 50,000 तक 1 लाख। रेलेवेंट रेंज, रेंज के अंदर हूं, लेकिन इस रेंज से बाहर निकला 50,000 से ज्यादा हो गया तो फिर स्टेप अप, ऊपर चले जाएंगे आप। ठीक है, गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया? सो दिस इज रेलेवेंट रेंज, इसको हम लोग फॉर्मली पढ़ेंगे बाद में। ओके, सो नाउ क्यूबन कंपनीज रेलेवेंट रेंज ऑफ प्रोडक्शन इज 18,000 टू 22,000 यूनिट। इसका रेलेवेंट रेंज ये है 18 से 22। अगर 18 से नीचे जाऊं या 22 से ऊपर जाऊं तो फिर कॉस्ट जो है उसका, कॉस्ट का जो डिवीजन है या जो कॉस्ट का नेचर है वो चेंज हो जाएगा। द नेचर ऑफ कॉस्ट वुड चेंज। When it produces and sells 20,000 units, its average cost per unit are as follows. So this data is true for only 20,000 units. ये सिर्फ 20,000 यूनिट्स के लिए है, 20,000 यूनिट्स के लिए। और ये रेलेवेंट रेंज 18 to 20 के लिए है। अगर 20 से 21 पे जाऊंगा तो ये डेटा चेंज हो जाएगा, 18 से नीचे जाऊंगा तो ये डेटा चेंज हो जाएगा। Why? Because I'll not be in the relevant range, I'll be out of the relevant range. मैं उससे बाहर चला जाऊंगा। relevant range का आइडिया क्लियर हो गया? ओके, अब इसका हमने क्वेश्चंस करने यहां से, ठीक है, 1-9 से। तो 1-9 में देखें आपको क्या कह रहा है। If 18,000 units are produced and sold, what is the variable cost per unit produced and sold? 18,000 पे आपने फाइंड आउट करना है। ये जो बाकी सब कुछ है इसको हटा दूं? Okay, let's rub this thing so that we can solve this question. Calculations आपने जल्दी जल्दी करनी है ताकि हम इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकें। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। 18,000 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। 18,000 प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट, variable cost per unit, variable cost per unit. How do you find out variable cost per unit? Total cost divided by total units. नहीं, Total variable cost divided by. दो तरीके हैं, या तो मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करूं एंड देन आई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक, या एक और काम मैं इस तरह करूं कि पर यूनिट जितनी भी कॉस्ट है वेरिएबल उन सबको एड अप कर दूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मटेरियल, दिस इज 7 पर यूनिट। ओके, सो write it here, 7 per unit is my direct material. This is per unit. Okay, direct labor 4 per unit, 4. Variable manufacturing overhead, वेरिएबल कॉस्ट है ना, उसने क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करें ना, तो वेरिएबल फाइंड आउट कर रहा हूं। सो दिस इज 1.5 फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, यहां पे आना चाहिए नहीं, क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड है। आई एम फाइंडिंग आउट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो इसमें नहीं आना चाहिए। सो लीव दिस थिंग। फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस, लीव। फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंस, लीव। सेल्स कमीशंस, सही है? यस, सेल्स कमीशंस, कमीशंस, दिस इज हाउ मच? 1. वेरिएबल एडमिन एक्सपेंस 0.5। ये हो गई सारी की सारी आपके पास वेरिएबल कॉस्ट। अब वो उसने आपसे क्या कहा है कि वेरिएबल कॉस्ट क्या फाइंड आउट करें? फाइंड आउट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 18,000 यूनिट्स। ठीक है, जब आप बनाएं तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड कितना होगा? 2,52,000। सर वो डिफरेंस 20,000 14 per unit, 14.
पर यूनिट फाइंड आउट करना है, टोटल तो फाइंड आउट करना ही नहीं है, पर यूनिट फाइंड आउट करना है, एक चीज। सेकेंडली, रेलेवेंट रेंज क्या है? इसका मतलब ये सब का सब इस रेंज में है। तो अगर इस रेंज में है तो जब तक मैं आपसे कहूं कि 18 और 22 के दरमियान कोई चीज फाइंड आउट करें तो ये ट्रू है। हाँ, 18 या 22 से बाहर निकल जाएं इस रेंज से, 18 से कम, 22 से ज्यादा, तो फिर ये चीज शायद इस तरह ना हो, इसमें फर्क आ जाए। सो दैट इज द आंसर, सिंपल। 14 है। मुझे क्या पता कितना आ रहा है, आपने फाइंड आउट करना। सबको ऐड करके 14 आ रहा है, ले 14 आ गया। तो ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट। ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया, हो गया, हो गया। डिफरेंस क्या है? फिर डिफरेंस क्या है? सर सोल्ड वाली किस तरह फाइंड करेंगे? ये तो प्रोड्यूस कीजिए, मल्टीप्लाई बाय ये सब होगा। तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि बस ये हो गया, सेम होगा। कम ऑन, जल्दी से आइडिया दें, वी डोंट हैव इनफ टाइम। क्या 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 कि ये जो अभी हमने देखा ये सही है, दैट्स इट, वी आर डन। प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, नो। दोनों सेम ही होगी ना। सेलिंग वाली तो जो प्रोड्यूस सेलिंग वाली किधर है? देखें, एक मिनट। प्रोड्यूस्ड, सोल्ड, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। व्हाट इज प्रोड्यूस्ड? जो डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट प्रोड्यूस का मतलब क्या है? बनाना, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन। क्या ये सारी कॉस्ट जो मैंने यहाँ पे लिखी है प्रोडक्शन की है? ये आखिरी कॉस्ट क्या थी बाय द वे? ये क्या था? नहीं, ये लास्ट वन 0.50। सेल्स कमीशन। वेरिएबल एडमिन, ओके। अब देखें, चेक करें। आप सेम ही ऊपर 3 प्रोडक्शन के और 2 सेल। प्रोडक्शन, ओके। सोल्ड, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। लेकिन अगर मैं कहूंगा वेरिएबल प्रोडक्शन एंड सोल्ड तो फिर आई विल हैव टू add them up. Produced and sold, na? Produced and sold, okay. So sales commission, this is actually a selling cost. What is this? It's an expense. It's a production cost. Administrative cost. देखिए, हमने जो कॉस्ट की क्लासिफिकेशन पढ़ी ना, जो थ्योरी, वो इसीलिए पढ़ी ताकि आप ये काम कर सकें, ठीक है। ये काम तब करेंगे जब आपको वो सारी डेफिनेशन याद होगी। प्रोडक्शन की कॉस्ट में ये 3 कॉस्ट हैं, दिस इज प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन की कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक। ये कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट, ये पीरियड की कॉस्ट है, इसको नॉन मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। और अगर फर्दर देखें तो ये सेलिंग की कॉस्ट है। दिस कॉस्ट इज एन एडमिन कॉस्ट। ये दोनों मिलके बनती हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग या पीरियड कॉस्ट, और ये है प्रोडक्शन या प्रोडक्ट, ठीक, या मैन्युफैक्चरिंग। अब समझ आ गया? अब सारा क्वेश्चन कर लेंगे, आसान है ना? अब तो मुश्किल नहीं होगा। 2 बातें याद रखनी है कि रेलेवेंट रेंज के अंदर होंगे तो ये बात होगी, और टर्म्स को देखना है कि कौन सी टर्म कौन सी कॉस्ट वो मांग रहा है, ठीक। 18,000, 22,000, 22,000 falls in the same range? Yes. 18,000 units are produced and sold. What is the total amount of variable cost related to the units produced and sold? ठीक है? Total amount of variable cost. Total amount. Total. So that means we need to multiply it by the number of units. ये मांग रहा था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये पर यूनिट है, ये बात भी दिमाग में रखिएगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट, ओके। आगे चलें, ये भी हो गया। एवरेज फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग
Fixed manufacturing. Fixed manufacturing. Fixed manufacturing. Overhead. Fixed manufacturing overhead. ठीक है, सब कुछ इज गिवन, कोई ऐसी डेटा नहीं होगा जो इसके अंदर नहीं होगा, लेकिन आपने डेटा को गौर से देखना है, ठीक, कि वो क्या चीज पूछ रहा है, वो चीज आपने देनी है। ओके, आगे चलें। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग भी हो गया। नेक्स्ट इज ओके, इफ टोटल अमाउंट, टोटल मल्टीप्लाई करना है, टोटल अमाउंट, बस। नेक्स्ट 15, 16, 17। मेरे पास टाइम कम है, काइंडली क्लास कोऑपरेट सो दैट वी कैन फिनिश इट ऑफ। 15, इसको मैं रब कर सकता हूं, इसको मैं रब कर सकता हूं। अभी आपको नहीं नजर आना, ये रुक जाएंगे, आपको ये नजर नहीं आना। सीन को वाइट करेंगे तो फिर स्क्रीन को आपने सही डन। ओके, लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन क्लास। सो वंस अगेन income statements. Okay, class, once again traditional contribution format pattern याद है? Sales minus variable equals contribution margin minus fixed cost equals net income. This is contribution format. Okay, sales given, selling price per pair of skis given, आसान है, सेम है, सिर्फ एग्जाम्पल डिफरेंट है, डेटा नंबर्स डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट सेम है। हाँ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, इसका क्या तरीका होता है, अब इसका भी तरीका सिखा दूं आपको। या कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ये हो गया। एक और तरीका, पे अटेंशन क्लास, एक और तरीका, सेलिंग प्राइस पर यूनिट विच इज 750 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट आपके पास जितनी भी है सबको यहां पे लिस्ट कर दें। दिस विल गिव यू कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। या तो उस तरीके से कर दें या इस तरीके से कर दें, दोनों का आंसर वुड बी सेम, सेम आएगा जी। क्लियर है? ओके, ये तीन भी हो गए। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज 16 एंड देन 17। 16, आज तो आपने पूरा लेक्चर इसी चीज में गुजार दिया। डिफरेंशियल कॉस्ट डिसीजन एनालिसिस, अब ये ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है, ठीक है। 5 मिनट्स हैं तो इसको जरूर कर लें कि ये डिफरेंट है, द कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट। जी, आप लोग क्या हुआ, आप लोगों को क्या हुआ जी? आज के लिए काफी है। आपको मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी, याद है? एक कोट लिखवाया था, ओके, याद है ना? सो नथिंग इज इनफ फॉर अ मैन फॉर whom enough is too little. So nothing is enough. Let's move on. Pay attention class. Warner Corporation purchased a machine 7 years ago for 319,000. 7 years ago for 319,000. This is a sunk cost. When it launched product P50, this is the name of the product. Unfortunately, this machine has broken down and cannot be repaired. The machine could be replaced by a new model 300 machine costing 313,000 or by a new model 200 machine costing 275,000. Class, if you keep on talking, ना काम होगा और ना छुट्टी मिलेगी, ठीक है? आप काम खत्म करें ताकि छुट्टी मिल जाए। So you have two options, either go for 313,000 or 275,000. दो options हैं। Management has decided to buy the model 200 machine. This one 275,000. Management कहती है इसको खरीदें। Okay, आगे चलें। It has less capacity than the model 300 machine, but its capacity is sufficient to continue making product P50. Capacity कम है, लेकिन जितना आप बनाना चाहते हैं उसके लिए बहुत है। Okay. Management also considered but rejected the alternative of dropping product P50 and not replacing the old machine. So management also considered but rejected the alternative of dropping product P50, drop नहीं कर रहे, and not replacing the old machine.
If that were done, the 275,000 invested in the new machine could instead have been invested in a project that would have returned a total of 374,000. अब गौर से देखें जी, अब सारा सिनेरियो क्लियर है। मैं एक मशीन को चेंज करना चाहता हूं, मैं बना रहा हूं ये प्रोडक्ट P50, मैं बनाना चाहता हूं, ये मशीन खराब हो गई और इसको दोबारा सही नहीं कर सकता। तो अब मेरे पास एक आइडिया है कि या तो इस प्रोडक्ट को खत्म कर दें, ना करें इसको, ठीक है, इसको ना बनाएं, एक आइडिया। लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है कि ये काम करना है। ओके, फिर आइडिया क्या है? आइडिया है दो मशीन्स का, दो मशीन मैं खरीद सकता हूं। एक मशीन जो है वो मुझे पड़ रही है 313,000 की, एक और मशीन 275,000 की। 275,000 की प्रोडक्शन कैपेसिटी लेस है लेकिन मेरा काम कर देगी, तो मैं कहता हूं 275,000 की खरीदो। एक और आइडिया भी है, अगर ये 275,000 की मशीन ना खरीदूं तो ये 275,000 एक बैंक में या कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता हूं और वो मुझे रिटर्न कितना देगा? 374,000। सिनेरियो क्लियर? सिनेरियो क्लियर? लेट्स स्टार्ट जी। व्हाट इज द टोटल डिफरेंशियल कॉस्ट रिगार्डिंग द डिसीजन टू बाय द मॉडल 200 मशीन रादर देन द मॉडल 300 मशीन? डिफरेंशियल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट क्या थी? डिफरेंशियल कॉस्ट हमने क्या कहा था? डिफरेंशियल किसे कहते हैं? जो डिफरेंट हो, किन चीजों के दरमियान? दो अल्टरनेटिव्स के दरमियान। आपके पास दो अल्टरनेटिव्स कौन कौन से हैं? मशीन 200 मॉडल और मशीन 300 मॉडल। 200 का मॉडल कितने का है? 275,000। 300 का मॉडल कितने का है? 313,000। डिफरेंशियल कितना है? फहीम, इससे मसला क्या था? ये असाइनमेंट में ओके, अच्छा आगे चलें। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल संक कॉस्ट रिगार्डिंग द डिसीजन टू बाय द मॉडल 200 मशीन रादर देन द मॉडल 300 मशीन? टोटल संक का कॉस्ट, जो इन्वेस्टमेंट, हाँ, जो इन्वेस्टमेंट आपकी डूब गई है। 275 इसका जब जैसे का 319, 275। ओके, अगर आप रिगार्डिंग द डिसीजन टू बाय द मॉडल 200, अगर आप 200 का मॉडल करते हैं रादर देन द मॉडल 300 मशीन, ये वाला कर रहे हैं, तो संक कॉस्ट कितनी है? 594 टोटल है सर, प्लस मार्जिन। अच्छा, संक कॉस्ट कौन सी है? जो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड है। ये कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड है। नहीं सर, लेकिन ये कर रहे हैं। What is the total sunk cost regarding the decision to buy the model 200 machine rather than the model 300 machine? Decision किस चीज का लेना है कि 200 लूं या 300 लूं? ये डिसीजन है, ये डिसीजन है। संक कॉस्ट क्या है? जो इससे पहले हो गई। इससे पहले कौन सी कॉस्ट की थी? संक कॉस्ट। आगे चलें। What is the total opportunity cost regarding the decision to invest in the model 200 machine? 1 लाख था, 1 लाख। अगर ये पैसे इधर लगा दूं तो मुझसे कौन से पैसे चले जाएंगे? 374,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बस स्टॉप।